Hello students, welcome to my YouTube channel All Exam Study. In today's video, we are going to discuss about the National Commission for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes. देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम पॉलिटी सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा पंचायती राज हो गया, ट्रिब्यूनल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, यूनियन टेरिटरीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और आज का जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन है, कमीशन है, उनके वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए और उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन किस यहाँ पे होने वाला है, वो सारा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल ऑल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो आपका मटेरियल है, ये आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि भी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द SC/ST एंड ओबीसी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम बात करते हैं आपका SC के बारे में। देखिए, SC वो आपके शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा इग्नोर किए गए, जिसको बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए, वो यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस में आपका ST आता है, ठीक है, सॉरी SC आता है। यानी कि ये आपके काफ़ी डिप्रेस्ड कास्ट या फिर आप कहोगे पीपल रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जब आपके भारत आज़ाद होता है तो क्या होता है कि भाई इनके वेलफेयर के लिए, क्योंकि उस दौरान भी इनको बहुत तरह डिप्रेस करने की कोशिश की गई, तो इनके वेलफेयर, इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाए, कुछ ना कुछ कमिटीज़ बनाई जाए जो इनके वेलफेयर और डेवलपमेंट को ध्यान में रखे और इनका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन भी हो पाए। और इनका जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स के अंदर, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल्स के अंदर, वो भी एक इंश्योर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके डिसाइड होती है। तो अब आपका आता है नेशनल कमीशन फॉर, सबसे पहले आपकी अगर हम बात करें STs के लिए, जब आपकी कमेटी बनाने की बात होती है तो 1960s के बाद हम बात करते हैं, 2002 के अंदर की हम बात करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं SC के बारे में। देखिए, जो शेड्यूल कास्ट है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो आपका 1992 के अंदर आता है और 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो सब कुछ हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम रेलेवेंट ये आपका कंटेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। देखिए, शेड्यूल कास्ट में आपको बता चुका हूँ कि ये आपके वो होते हैं कि जिसको थोड़ा सा इग्नोर किया गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, काफ़ी ज़्यादा अत्याचार इन लोगों के ऊपर हुआ है। तो ये नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट इन लोगों के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए, इनके वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए सरकार का ये मानना है कि भाई इनके वेलफेयर और डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए, तो इसलिए आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनली इसके प्रोविजंस की बात करें तो ये आपका आर्टिकल 338, ठीक है। तो आर्टिकल 338 के अंदर आपको पता है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए, ये तो आपका 1990 का है और जो कि आपका came into force 1992, ठीक है। ये तो बात ठीक है। और यहीं पे बात होती है SC और ST के लिए। देखिए, सबसे पहले ये रिजोल्यूशन के अंदर आता है। अगर हम बात करें, ये रिजोल्यूशन के अंदर आता है 1978 के अंदर, दो बार ये रिजोल्यूशन के अंदर आता है। ये दूसरा रिजोल्यूशन आपका 1987 के अंदर आता है, जहाँ पे बात होती है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया जाए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए, कमीशन होना चाहिए, एक मल्टी मेंबर कमेटी होना चाहिए जो आपका डेवलपमेंट और इनके वेलबींग के बारे में और इनके एडमिनिस्ट्रेशन में एक जो इनकी पार्टिसिपेशन है उसका भी इंश्योर करे। तो ये बात होती है रेजोल्यूशन के अंदर, गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन 1978 और 1987 के अंदर। फिर आता है आपका 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसकी बात मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। 1990s के समय ये आता है और 1992 के अंदर ये आपका एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, एक कमीशन यहाँ पे बनता है, सिंगल बॉडी, एक सिंगल बॉडी बनती है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल बॉडी बनती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो 1992 के अंदर जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आता है और शेड्यूल ट्राइब आता है, ये एक सिंगल बॉडी होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, जो इन दोनों के वेलबींग और वेलफेयर के लिए
काम करता है। अब उसके बाद हम आते हैं 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद। अब हम 2003 की बात करते हैं, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 2003 में ये बात सामने आती है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं अलग कलर से लिखूंगा। यहाँ पे ये बात आती है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये एक अलग बॉडी होनी चाहिए, ये एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ये भी आपकी एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए, तो ये बात होती है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में, और ये लागू होता है 2004 के अंदर। तो यानी कि यहाँ पे दो सेपरेट बॉडी बनती है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो ये आपका 338 ए के अंदर आता है, और ये आपका 338 आर्टिकल ये आपका इनिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था कि भाई जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, वो कब आता है? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद दो सेपरेट बॉडी बन के तैयार होती है, एक आपका 338 एंड 338 ए। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन, जो भी इनका जो कमीशन बनता है, जो भी कमीशन होता है, अब ये जो बॉडी बनती है, ये जो कमेटी बनती है, ठीक है, ये जो कमेटी बनती है, इसमें अब हम देखेंगे कि मेंबर्स कितने होते हैं। इसमें आपके 5 लोग होते हैं, इसमें आपका एक चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, ठीक है, वाइस चेयरमैन होता है, एंड 3 आपके मेंबर्स होते हैं। अगर हम इनके टेनर की बात करें, यानी कि कार्यकाल की बात करें, तो इनके कार्यकाल का आपका 3 ईयर होने वाला है, एंड 2 से ज़्यादा टर्म्स यानी कि 2 से ज़्यादा बार एक ही पर्सन को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के कमेटी या फिर कमीशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट या फिर किसी भी मेंबर के रूप में अपॉइंट नहीं किए जाते, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स है इनके पास वो आपके 2 होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। आर्टिकल 338 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब इनिशियल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आता है, शेड्यूल ट्राइब आता है, एक सिंगल बॉडी के रूप में आता है। तो उसके बाद जब हम बात करते हैं 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आपका 2003 के अंदर आता है, लागू 2004 से होता है, और जहाँ पे आपकी 2 सेपरेट बॉडीज बनती है, यू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो ये आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब सेपरेटली। अब एक्चुअल में देखिए क्या होता है, जो शेड्यूल ट्राइब है, अब यहाँ पे हम शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखिए शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करें, ये आपके जियोग्राफिकली, अब देखिए इनकी कुछ जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंस है और इनका कल्चरली, इनकी आपकी वेरिएंस होती है, जियोग्राफिकली वेरिएंस है और कल्चरली भी इनकी वेरिएंस होती है। अब देखिए जो अलग कम्युनिटीज हैं, जैसे कोई भी कम्युनिटी है, जैसे इनका आपका वेरिएंस होता है कल्चर में, ठीक है, ये बात आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी रहा है। हालांकि जब हम ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि भाई किस तरह से वो जो चार स्टेट हैं आपके, ठीक है। अब देखिए, अब हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि जो 5th शेड्यूल है और 6th जो शेड्यूल है, ये क्या बताता है। देखिए जो 5th शेड्यूल की जब हम बात करते हैं, तो वो बताता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। कोई भी जैसे मध्य प्रदेश में आपके एसटी रहते हैं, हाँ, पंजाब में आपके एससी रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में आपके एसटी रहते हैं, तो 5th शेड्यूल में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं 6th शेड्यूल के बारे में, यानी कि 6ठी अनुसूची के बारे में जब हम बात करते हैं, वहां पे स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द 4th, जो आपके 4 स्टेट हैं, जिसमें आपका पहला असम है, ठीक है, असम त्रिपुरा है, असम त्रिपुरा, मेघालय मिजोरम, मेघालय है, एंड द 4th वन इज द मिजोरम। तो ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ का आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपका अलग होने वाला है।
अब क्या होता है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, अब मैं पूरा यहाँ पे आपको रूल बताऊंगा। अब देखिए, जो आपका प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो आपको प्रेसिडेंट होने वाला है और गवर्नर होने वाला है, वो इनकी बाउंड्री भी डिसाइड करेगा कि भाई ये जो ट्राइब है, जैसे बाय द वे कोई भी ट्राइब है, ये आपका ट्राइब 1 है और ये आपका ट्राइब 2 है, दो अलग अलग ट्राइब है, ठीक है, दो अलग अलग जनजातियां हैं, और इसका एरिया, आपका ये वाला एरिया इसका है और ये एरिया इसका है, और इसी टेरिटरी के अंदर ये आपका आ रहा है। तो ये बाउंड्रीज कौन डिसाइड करने वाला है? ये आपका प्रेसिडेंट और गवर्नर उस कंसर्न स्टेट के, जैसे हम असम की बात करते हैं, ठीक है, हालांकि असम की तो अंदर तो आपका जो रूल्स है उसका इम्प्लीमेंट सिर्फ गवर्नर कर सकता है, चाहे वो पार्लियामेंट का हो या फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर का है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि आखिर क्या क्या यहाँ पे होता है, ठीक है। तो असम के अंदर अगर हम बात करें, जब हम इनके रूल इम्प्लीमेंट की बात करते हैं, जैसे पहले हम बात करते हैं रूल इम्प्लीमेंटेशन की, जैसे पार्लियामेंट ने कोई रूल बनाया है, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है। पार्लियामेंट ने कोई रूल बनाया है, जैसे हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, सेंटर की बात करते हैं, पार्लियामेंट ने कोई रूल बनाया है, तो ये 4 स्टेट में से जो ये 3 स्टेट होने वाला है, ये जो 3 स्टेट हैं, ये क्या करते हैं, इनमें से अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई रूल बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई रूल बनाता है, तो उसके लिए डायरेक्शन किससे मिलेगी? गवर्नमेंट या फिर यानी कि गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है, तो उसको वो शेड्यूल ट्राइब एरिया उसको मानेगा या फिर नहीं मानेगा, वो रूल उस शेड्यूल्ड एरिया के ऊपर आपका इम्प्लीमेंट होगा या फिर नहीं होगा, वो आपका इम्प्लीमेंट होगा या फिर नहीं होगा, ये किसके ऊपर, ये कौन डायरेक्ट करेगा? गवर्नर डायरेक्ट करेगा, अगर आपका रूल बनाया किसने? स्टेट लेजिस्लेचर ने, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर कोई रूल बनाया है, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ये रूल इस ट्राइबल एरिया के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा या फिर नहीं होगा? ये डिसाइड करने वाला है आपका गवर्नर, ठीक है। अगर पार्लियामेंट ने कोई रूल बनाया है, अगर पार्लियामेंट ने कोई रूल बनाया है, तो ये डिसाइड करेगा आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट ये डिसाइड करेगा कि ये जो रूल है, इन 3 स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम के बारे में, ठीक है। इन 3 स्टेट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। या अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन कौन देगा? प्रेसिडेंट, कि भाई इस एरिया के अंदर, इस ट्राइबल एरिया के अंदर ये जो रूल है, ये इम्प्लीमेंट होगा या फिर नहीं होगा, इम्प्लीमेंट होगा या फिर नहीं होगा, ये डिसाइड कौन करने वाला है? प्रेसिडेंट, इन द केस ऑफ त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। जब हम बात करते हैं असम की, ठीक है, अब हम बात करते हैं असम की, जब असम की बात होती है, यहाँ पे सिर्फ गवर्नर, ठीक है, गवर्नर डिसाइड करेगा, चाहे वो रूल आपका पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हो, चाहे वो एक्ट आपका स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया हो, ये डायरेक्ट कौन करेगा? गवर्नर डायरेक्ट करेगा कि ये उस ट्राइबल एरिया के अंदर इंप्लीमेंट होगा या फिर नहीं होगा। ये आपका कौन डायरेक्ट करने वाला है? आपका गवर्नर डायरेक्ट करने वाला है, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर आपका सेंटर का पूरा पूरा आपका आधिपत्य रहता है, पूरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे सेंटर लेवल का रहता है, लेकिन हाँ, यानी कि जो रीजनल काउंसिल है, रीजनल या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी है, ये इनकी यहाँ पे एस्टेब्लिश होती है। डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी का क्या मतलब है कि ये अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने विलेज के लिए, ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी का क्या मतलब है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी या फिर स्टेट ऑटोनॉमी, स्टेट ऑटोनॉमी आप समझते हैं, या फिर रीजनल ऑटोनॉमी, ठीक है, रीजनल ऑटोनॉमी, ये चीज़ें क्या है, क्या ये टर्म्स हैं? अब देखिए, जो आपका एसटी का अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, ठीक है, जैसे हम दार्जिलिंग में बोलते हैं कि भाई गोरखा हिल, वहाँ पे काउंसिल काम करती है वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इनका जो अपना सिस्टम, एक हाँ, अपना जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है,
एडमिनिस्ट्रेशन का इनका जो एक सिस्टम है, ये आपका ऑटोनॉमस होंगे, यानी कि जो ये रूल बनाएंगे अपना जो इनका रीजन होगा वो वहां पे लागू होंगे। ठीक है, ये है इनकी ऑटोनॉमी, यानी कि खुद रूल बनाएंगे, खुद ही वो आपके इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें कोई बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होगी। ठीक है, यानी कि जो इनका ट्राइबल एरिया होगा, ट्राइबल जो एरिया होगा इनका, जो भी उस बाउंड्री के अंदर इनका जो भी रीजन है, वहां पे ये खुद रूल बनाएंगे और उसमें कोई भी बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होगी। ये है इनकी डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी। और इनकी अपनी डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल भी होती है। ठीक है, जिसमें से आपके 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल होती है इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जहां पे आपके 30 मेंबर होते हैं, आउट ऑफ विच 4 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, 4 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट and 26 are directly elected by rule of adult franchise। जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा इलेक्शन होता है, वहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं वो हम अपना एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। तो वैसे ही आपका इनका यहाँ पे भी इनका वैसे ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि भाई जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जिसमें कि असम के पास 3 शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया है, मेघालय के पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, मिजोरम के पास 3 है, एंड जो त्रिपुरा है इसके पास आपका 1 है। तो एट प्रेजेंट देयर आर 10 STs एरिया, जिसका आपका 6 शेड्यूल के अंदर सेपरेट आपका एडमिनिस्ट्रेशन अलग से होता है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि भाई कैसे आपका शेड्यूल ट्राइबल जो सिस्टम है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में, असम में जो गवर्नर है उसी का जो डायरेक्शन है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के रूल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का फाइनल होने वाला है। त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम की अगर हम बात करें तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर को होगा तो वहाँ पे आपका गवर्नर होगा, और अगर आपका पार्लियामेंट के द्वारा कोई रूल या फिर एक्ट बनाया गया है उसके लिए जो फाइनल असेंट है वो किसका होने वाला है, वो प्रेसिडेंट का होने वाला है। तो देखिए अब यहाँ पे एक और टर्म आती है, यहीं पे मैं इसको बताना चाहूँगा। अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म आती है, इनकी रीजनल बाउंड्री भी बनाई जा सकती है। इनकी रीजनल बाउंड्रीज होती है, जैसे जैसे बाय द वे मैं कहता हूँ कि भाई मिजोरम का हम एग्जांपल लेते हैं। बाय द वे यहाँ पे 3 ट्राइब रह रही है, बाय द वे वो किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट में, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाय द वे ये कोई डिस्ट्रिक्ट है, अब यहाँ पे इसकी 3 अलग अलग बाउंड्रीज होगी, ये वाला 1 नंबर, ये 2 नंबर, या फिर ये 3 नंबर, यानी कि इनकी अपनी ही बाउंड्रीज जो है स्टेट के अंदर होने वाली है, वो भी ऑटोनॉमस होने वाली है। यानी कि यहाँ पे जो ऑटोनॉमी होगी ट्राइबल नंबर 1 की होगी, नंबर 2 पे ट्राइबल नंबर 2 की होगी, नंबर 3 पे ट्राइबल नंबर 3 की ऑटोनॉमी होगी। और एक्सटेंशन जो होगा वो भी आपका गवर्नर द्वारा किया जा सकता है, जिसमें आपका प्रेसिडेंट का सेंट आपका जरूरी होता है। तो ये था आपका सिस्टम। ठीक है, तो जिसमें हमने देखा कि भाई किस तरह से आपका जो कि ऑटोनॉमी है होती है। ठीक है, और एक जब मैं पंचायती राज में हमने देखा था PESA एक्ट, ठीक है, पंचायती राज एक्सटेंशन, जो कि आपका शेड्यूल्ड एरिया के अंदर का जो एक्सटेंशन था पंचायती राज इम्प्लीमेंटेशन का 1996। ठीक है, वहाँ पे भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि भी बहुत सारे एरियाज वहाँ पे ऐसे रह जाते हैं जहाँ पे आपका पंचायती राज जो सिस्टम है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो ये आपका था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, जो आपकी 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 19 जो कि आपका 2003 के अंदर आता है और लागू आपका 2004 के अंदर होता है। ठीक है, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। और आर्टिकल जो है आपका 338A, ये आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब होता है। ठीक है, तो अभी तक हम देख पा रहे हैं कि भाई किस तरह से शेड्यूल ट्राइब आपका जियोग्राफिकली, कल्चरली इनका पूरा हेरिटेज सिस्टम ही आपका अलग होता है। ठीक है, अब आते हैं नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। देखिए 1992 में एक केस आता है। ठीक है,
तो वहाँ पे ये डिसाइड होता है, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से द्वारा ही 1992 में ये बोला जाता है कि भाई जो आपका एक अलग से एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके इवेल्युएशन के लिए, उनका आपका डेवलपमेंट के लिए। जैसे कोई एजुकेशन में है, कोई एजुकेशन में है, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजीज में है, ठीक है, कल्चर में है, बहुत सारा आप यहाँ पे चीज़ें डिसाइड होती है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की जब हम बात करते हैं, ये आपका 1993 के अंदर आता है, ठीक है, जब आपका 1992 में सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि भाई एक अलग क्लास होनी चाहिए जहाँ पे आपके वो लोग भी शामिल होंगे बैकवर्ड क्लासेस में जो एजुकेशनल थोड़ा सा गरीबी की वजह से, ठीक है, किसी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे एजुकेशन को उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, तो उनको भी एक क्लास होना चाहिए, उनका भी एक रिजर्वेशन बनना चाहिए, ठीक है, तो ये बात होती है। तो बाकी ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब आता है आपका 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंदर, ठीक है, यहाँ पर ये इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कब मिलता है, और ये कौन से आर्टिकल में, ये आपका आर्टिकल 333 338 बी, ठीक है, आर्टिकल 338 बी के अंदर आता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करेगा, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि भाई जो हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट होंगे वो डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सा जो एरिया है उसको बैकवर्ड क्लासेस में डाला जाए, ठीक है, कि वो पिछड़ा वर्ग होंगे, यहाँ वेदर एजुकेशनली बैकग्राउंड से बोलो, टेक्नोलॉजीज में बोलो, ठीक है, या फिर कल्चरली वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, ठीक है, हर या फिर उनका जो पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इस चीज़ में जो कहा जाता है कि भाई ये आपका बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बनाया जाएगा। कमीशन बिल्कुल एज इट इज़ है, कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है जो कि आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ट्राइब और आपका बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब देखिए क्या है, अब जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है इसमें भी आपके 5 मेंबर की कमेटी होगी जिसमें आपका एक चेयरमैन होगा, ठीक है, चेयरमैन होगा, फिर वाइस चेयरमैन होगा, में भी आपका एक वाइस चेयरमैन होगा, 3 मेंबर होंगे, ठीक है, 3 साल का कार्यकाल होगा और 2 इनकी मैक्सिमम टर्म्स होंगे, यानी कि 2 से ज़्यादा बार कोई भी मेंबर इसमें इलेक्टेड नहीं हो सकता है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपका 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि आपका 2018 में आता है, यहाँ पे 342A आर्टिकल जोड़ा जाता है जहाँ पे ये चीज़ क्लियर होती है कि जो प्रेसिडेंट होगा उसके पास ये पावर होगी, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगी कि कोई एरिया जो है वो बैकवर्ड एरिया है, ठीक है, वो बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, कोई भी जो क्लास है वो कोई कम्युनिटी है उसको बैकवर्ड क्लासेस में डाला जाए या फिर नहीं डाला जाए, ये आपके पावर किसके पास होने वाली है, प्रेसिडेंट। और आर्टिकल कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 342A, और ये किससे आता है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई किस तरह से इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, हर तरह से हमने इसको समझने की कोशिश की, ठीक है, कौन कौन से प्रोविज़न है, ठीक है, कैसे इसमें मेंबर होते हैं, कितना टेनर होता है, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बन सकता था वो मैंने यहाँ पे आपका डिस्कस कर लिया। चाहे हमने रिजोल्यूशन की बात की जो कि आपका 1978 और 1987 के अंदर आता है, ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि भाई यूनियन टेरिटरीज, जहाँ पे हम 239 में बोलते हैं कि भाई यूनियन टेरिटरी में आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे वो आपका शेड्यूल्ड एरिया हो वो आपका सेंटर के पास होने वाला है, ठीक है, सेंटर का वहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका ज़रूर होगा, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंप्लीट इनके पास ऑटोनॉमी है। ये है कि इनका जो कल्चर है उसको किसी भी तरह की इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है? उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए और अच्छी तरह से उनके लिए डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, ठीक है? और यहाँ पे हमने देखा भी था कि जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम है, 4 स्टेट हैं और 10 इनके पास ट्राइबल एरियाज़ हैं, और जिसमें से 3-3 तो इन 3 के पास है और त्रिपुरा के पास 1 ट्राइबल एरिया है। और इसमें ये देखा जाता है कि भाई त्रिपुरा, मेघालय एंड मिज़ोरम, जहाँ पे आपका जो गवर्नर की डायरेक्शन है, वो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी रूल के रिगार्डिंग होने वाली, और पार्लियामेंट के रूल के रिगार्डिंग आपकी प्रेसिडेंट की आपकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसके बाद जो हमारा असम है, चाहे फिर आपका पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी एक्ट हो, उसका उस ट्राइबल एरिया पे आपका इम्प्लीमेंट होगा या फिर नहीं होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? ये गवर्नर डिसाइड करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी इसमें हमने सारे रूल्स को अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है। तो बाकी मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी डाउट है मुझसे ज़रूर पूछें।